अभी तो मैं इवन पान वाले के पास भी जाता हूँ तो वो बोल रहा है भैया गोल्ड में डालना है तो उस हिसाब से कैसे हम लोग करें, तो गोल्ड बहुत अच्छा कर रहा है। ठीक, यूएस ने रशिया का फॉरेक्स रिजर्व्स हड़प लिया, तो देयरफॉर मेरे को लग रहा है कि डॉलर पर से स्ट्रक्चरली इज बाउंड टू गो डाउन। तो गोल्ड आप ग्राम्स में सेव करते हो, सेम वैल्यू करने के लिए आपको सिल्वर केजीज में सेव करना है। गोल्ड क्या है कि स्टोर ऑफ वैल्यू, वो तो इट इज द ओल्डेस्ट एसेट नोन टू मैनकाइंड। दिवाली का भी बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे हाउसवाइफ ने गोल्ड एक्चुअली कम खरीदा है क्योंकि भाव ज्यादा हो गया था। ठीक है, ये तो इन्वेस्टर जो घुसे हैं वो प्राइस देख के वो सफर कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं फंडनामा। मैं हूं पंकज मटपाल। जैसा कि आप जानते हैं, फंडनामा में हमारी कोशिश होती है कि आपकी मुलाकात कराएं अलग अलग फंड हाउसेस के टॉप मैनेजमेंट से, फंड मैनेजर्स से, ताकि आप समझ सकें कि जिन फंड्स में आप निवेश करते हैं या करना चाहते हैं उन्हें किस तरह से मैनेज किया जाता है और किस तरह की उम्मीद उन फंड से आप रख सकते हैं। इसी कड़ी में आज मैं आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूँ द वेल्थ कंपनी म्यूचुअल फंड के डेप्यूटी CEO मिस्टर प्रसन्ना पाठक से। प्रसन्ना जी को फंड मैनेजमेंट का भी बड़ा लंबा एक्सपीरियंस है। वो फंड मैनेजर रहे हैं, CIO रहे हैं और अब यहाँ पर एज ए डेप्यूटी CEO फंड हाउस के काम को देख रहे हैं। तो सर नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक्स अ लॉट सर, इट्स माय प्लेजर। थैंक यू सर। और आपने वक्त दिया, लास्ट टाइम जब आपसे बात हुई थी, आज फिर से मौका मिला है और आपसे बात करना हमेशा अच्छा लगता है। पर आज जैसा मैंने कहा, माय प्लेजर जी सर, जो आज मैंने कहा कि गोल्ड और सिल्वर, तो आप बिल्कुल इस बात से सहमत होंगे कि जब भी हम देखते हैं किसी एसेट क्लास में रैली होती है तो इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट भी बढ़ जाता है। पर कई बार ये भी समझना इंपॉर्टेंट है कि क्या अब एंट्री करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पास्ट तो पास्ट है, बट फ्यूचर में वो एसेट क्लास कैसा करेगा। तो मेरा सवाल पहले यही से शुरू होता है आपसे कि सोने को लेकर क्या आउटलुक है। $1 मिलियन क्वेश्चन आपने सबसे पहले पूछ लिया सर। तो सर ये है कि देखो, आई मीन गोल्ड हैज रन अप ऑलमोस्ट 50%। मैं डेटा देख रहा था थोड़ा, तो गोल्ड हैज रन अप ऑलमोस्ट 50% इन द लास्ट 1 ईयर। तो अभी एंड जहां तक मैं देख रहा था कि 1-1.5 साल पहले गोल्ड का कोई बात नहीं कर रहा, ठीक है, नो वन वाज टॉकिंग अबाउट गोल्ड, राइट। इट वाज अ साइलेंट एसेट एंड इट वाज डूइंग वेल, ठीक है। आई विल टॉक अबाउट द डेटा, तो मैं डेटा भी आपको बता देता हूँ। पर अभी क्या है, काफी इंटरेस्ट इसमें बढ़ गया है क्योंकि अभी सबको जानना है, स्पेशली एट अ टाइम व्हेन इक्विटी हैज नॉट डन वेल। तो इक्विटी मार्केट जब अच्छा नहीं चला है ना, तब जाके गोल्ड ने 50% रिटर्न दिया, तो अब ये सबके रडार में आ गया है, ठीक है। पर इवन रडार में आ गया लेकिन पैसा उतना नहीं बना क्योंकि एंट्री बाद में हुई। एंट्री बाद में हुई, बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक डेटा, हिस्टोरिकल डेटा थोड़ा सा देके एंड गोल्ड का पर्सपेक्टिव आपको देता हूँ कि हाउ गोल्ड हैज डन। तो हमने थोड़ा सा इसमें डेटा माइनिंग करा है। तो गोल्ड, जब मैं गोल्ड की बात कर रहा हूं तो मैं बेसिकली INR टर्म्स में बात कर रहा हूं, ठीक है। अपन ग्लोबल USD में नहीं बात करते हैं, INR टर्म्स में बात करता हूं। दूसरी चीज में कैलेंडर ईयर की बात, ठीक है, मैं फिस्कल ईयर की बात नहीं कर रहा क्योंकि हमने जो डेटा निकाला है वो कैलेंडर ईयर टू कैलेंडर ईयर निकाला है, ठीक है। तो लास्ट 30 ईयर्स का डेटा हमने निकाला हुआ है, ठीक है। लास्ट 30 ईयर्स का CAGR आप देखोगे तो गोल्ड हैज बीटन इक्विटीज, ठीक है, लास्ट 30 ईयर्स में। लास्ट 1 ईयर तो आपको पता है गोल्ड हैज बीटन इक्विटी हैंड्स डाउन, ठीक है। बट लास्ट 5 ईयर एंड 10 ईयर ऑल्सो गोल्ड हैज बीटन इक्विटी इन अ CAGR रिटर्न, ठीक है। तो ये तो एक पर्सपेक्टिव हो गया, ठीक है। दूसरा अपन जो देखते हैं विच इज व्हाट इज द मैक्सिमम ड्रॉडाउन, ठीक है। तो कौन से एसेट में खराब समय में कितना आपको ड्रॉडाउन, यानी कितना आपको नुकसान हुआ, अगर एक साल में आपको मैक्सिमम कितना ड्रॉडाउन लेना पड़ा, आपको कितना नुकसान झेलना पड़ा एक समय। तो इक्विटी में 57% है जो 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में हुई थी, एंड गोल्ड का इज 20%। तो एक एसेट गोल्ड जिसने कंसिस्टेंटली आउटपरफॉर्म करा है इक्विटी का बेस्ड ऑन लेटेस्ट डेटा, एंड उसका ड्रॉडाउन कम है इक्विटी से सब्सटेंशियली, ठीक है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो हमको देखनी चाहिए, वोलेटिलिटी होती है, राइट। कोई भी एसेट है तो उसमें वोलेटिलिटी अपन देखते हैं, ठीक है। अब इक्विटी की वोलेटिलिटी
20-25% है, अराउंड 24% समथिंग इक्विटी की वोलेटिलिटी आ रही है। ठीक है, हमने इक्विटी यानी इक्विटी 200 इंडेक्स लिया है, ठीक है, BSE 200 इंडेक्स लिया है, एंड गोल्ड की वोलेटिलिटी इज 15 से 16 के रेंज में है। तो आपको एक एसेट क्लास है जो CAGR बेसिस पे 5 ईयर, 10 ईयर, 1 ईयर, 30 इयर्स में आउट परफॉर्म किया है इक्विटी को विद अ लोअर वोलेटिलिटी। ठीक है, सो दैट टेल्स यू कि गोल्ड जनरली हैज डन वेल देन इक्विटी। ठीक है, सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो हमने दूसरा एक चीज करा, हमने लास्ट 15 साल का डेटा निकाला है। ठीक है, तो हमारा ये अंडरस्टैंडिंग रहता है कि गोल्ड सिर्फ खराब मार्केट में आपको प्रोटेक्ट करता है, ये सबकी भावना होती है, राइट, गोल्ड खराब मार्केट में प्रोटेक्ट करता है आपको। तो हमने लास्ट 15 साल का CY डेटा निकाला है, तो ऑलमोस्ट 8 times आउट ऑफ द लास्ट 15 years गोल्ड हैज आउट परफॉर्म ऑन अ ईयरली बेसिस निफ्टी 50 को। ओके, ठीक है। तो अगर 2010 अगर एक साल आप पकड़ते हो तो उसमें गोल्ड ने आउट परफॉर्म किया, 2011 में गोल्ड ने आउट परफॉर्म किया, तो ऐसा ऑलमोस्ट 8 बार गोल्ड हैज आउट परफॉर्म्ड इक्विटी एंड डेट इन द लास्ट 15 years। इक्विटी हैज आउट परफॉर्म 6 times, बट ये होता है कि इक्विटी जब आउट परफॉर्म करता है बड़े मार्जिन से करता है। ठीक है, बट जो हम लास्ट 30 years का 20 years का डेटा है, बट गोल्ड साइलेंटली उसको पिकअप कर लेता है। ठीक है, तो वो जो थॉट प्रोसेस है कि यार गोल्ड सिर्फ खराब मार्केट में चलता है, तो वो गलत है। ठीक है, सो वो दैट इज, आई मीन डेटा कुछ और बता रहा है, वो गलत है मैं नहीं बता रहा हूँ, बट डेटा कुछ और बता रहा है। ठीक है, तो ये एक चीज हो गई। अभी कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, विच इज गोल्ड अभी 50% भागा है। ठीक है, तो ये कैसे करेगा परफॉर्म? तो मैं एक बिहेवियरल के एंगल से बोल रहा हूँ। ठीक है, तो अभी तो मैं इवन पान वाले के पास भी जाता हूँ तो वो बोल रहा है भैया गोल्ड में डालना है तो उस हिसाब से कैसे हम लोग करें, तो गोल्ड बहुत अच्छा कर रहा है। ठीक, तो ये अवेयरनेस बहुत अच्छा हो गया है। तो मेरे को लग रहा है पर्सनली विच हैज ऑलरेडी स्टार्टेड हैपनिंग, गोल्ड हैज स्टार्टेड टेकिंग अ सेटबैक। ठीक है, तो गोल्ड और सिल्वर दोनों, आई मीन मैं जब गोल्ड से सिल्वर ऑल्सो, सिल्वर थोड़ा वोलेटाइल है, बट दे हैव स्टार्टेड करेक्टिंग स्लाइटली। ठीक है, तो जब सबके दिमाग और मन में है कि सब लोग चाह रहे हैं अभी कि सबने पोजीशन बना ली है और सब लोग अभी चाह रहे हैं कि ये एसेट क्लास चले, तो हो सकता है नेक्स्ट 6-8 महीने के लिए गोल्ड कंसोलिडेट करके थोड़ा सा करेक्ट करेगा। तो ये मेरा एकदम शॉर्ट टर्म व्यू हो गया। ठीक है, बट यही व्यू अगर आप मेरे को 3 या 4 साल के लिए पूछ रहे हो, तो मेरे को लग रहा है कि आई मीन दिस इज विद द प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट 78% जो भी मेरा स्टडी है। ठीक है, मेरे को लग रहा है गोल्ड बाकी सारे एसेट्स को सिग्निफिकेंट बेसिस पे आउट परफॉर्म करेगा। बाकी सारे एसेट्स जब मैं बोल रहा हूँ तब शायद इक्विटी उसमें है, इक्विटी मेन है, तो उसको आउट परफॉर्म करेगा। मैं अभी कितना हो जाएगा वो तो मैं अभी प्रेडिक्ट नहीं करता हूँ, बट वो आउट परफॉर्म करेगा, ये हमारा व्यू है जनरली। ठीक है, उसके रीजन 3-4 रीजंस है। ठीक है, तो एक रीजन ये है कि जो सेंट्रल बैंक्स जो गोल्ड अक्यूमुलेट कर रहे हैं, ठीक है, तो लास्ट ऑलमोस्ट जो भी रशिया में जो हुआ बेसिकली कि यूएस ने रशिया का फॉरेक्स रिजर्व्स हड़प लिया था। ठीक है, उसको आई मीन उनको वापस नहीं दिया था। तो जब रशिया पे ये हुआ कि बॉस मेरा इतना $1 बिलियन मेरे को नहीं मिल रहा है, तो बाकी सारे कंट्रीज को भी लगा कि बॉस आज तो ये रशिया के साथ हुआ, कल मेरा भी तो ऑलमोस्ट $700 बिलियन का ऑलमोस्ट $250-300 बिलियन तो यूएस के ट्रेजरीज में पड़ा हुआ है। ठीक है, तो कल अगर यूएस बोले कि भैया ये हमारा है, हम इसको नहीं दे रहे आपको, तो वो जब्त हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी के कंट्रीज स्टार्टेड पुटिंग इन डाइवर्सिफाइंग द करेंसी बास्केट, तो यूएस से वो मूव आउट करना चालू करे। ठीक है, एंड दैट प्रोसेस वाज हैपनिंग, एंड इसके लिए तो सबसे बेस्ट करेंसी क्या है, आई मीन कौन सा एसेट है, तो गोल्ड। आई मीन अपार्ट फ्रॉम वेरियस डाइवर्सिफाइंग द करेंसी बेसिस दे स्टार्टेड गेटिंग इनटू गोल्ड, एंड देयरफॉर ये गोल्ड का जो डिमांड है, जो लॉट ऑफ सेंट्रल बैंक्स इंक्लूडिंग उसमें लीडर ऑब्वियसली चाइना है, चाइना ने बहुत दबा के मार लिया है, बट इंडिया, रशिया एंड ये सब देखने के बाद बाकी सारे कंट्रीज के भी आंखें खुली कि भैया हमको भी डाइवर्सिफाई करना बहुत जरूरी है। तो उस चक्कर में गोल्ड का अक्यूमुलेशन हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल ये, अच्छा अक्यूमुलेशन तो हुआ है, बट ये आगे और होगा कि अभी हो गया? ठीक है, तो इसका अभी जो डिमांड था वो हो गया कि, तो मेरे को लग रहा है कि अक्यूमुलेशन तो होगा धीरे धीरे, क्योंकि ये तो अभी बहुत सारे कंट्रीज को है, बट मे बी नॉट एट द सेम पेस। तो जो जिस अर्जेंसी में अक्यूमुलेशन किया था उस अर्जेंसी से शायद अक्यूमुलेशन नहीं होगा। बट ये तो मैं नॉर्मल, क्योंकि मैं बहुत सारे एसेट क्लासेस स्टडी भी करता हूँ, तो डिमांड एंड सप्लाई होता है। ठीक है, तो जब भी हमने देखा है कि एसेट क्लास का जो अक्यूमुलेशन होता है, व्हेन इट मूव्स फ्रॉम अ वीकर हैंड्स टू अ स्ट्रॉन्गर हैंड्स, ठीक है,
तो उसका प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट एसेट डूइंग वेल इज वेरी वेरी हाई, ठीक है। जैसे इक्विटी, फॉर एग्जांपल, इक्विटी जब रिटेल लोगों से इंस्टीट्यूशनल लोगों के हाथ में जाता है उसके बाद वो अच्छा आउट परफॉर्म करता है। तो गोल्ड के केस में हुआ था इंस्टीट्यूशन तो सेंट्रल बैंक, ठीक है, तो उन्होंने तो अकोमोडेट कर लिया, तो ये माल अभी मार्केट में नहीं आने वाला है, ठीक है। तो बहुत सारे ट्रेडर्स होते हैं, जैसे इक्विटी में, रिटेल में तो रिटेल आपस में ट्रेड करते रहते हैं, बट ये सेंट्रल बैंक का जो भी अकोमोडेशन हुआ है, एक तो होना और बाकी है, और ये माल मार्केट में नहीं आएगा। तो ये बेसिकली कॉर्नर हो चुका है एक तरह से, और जो प्रोडक्शन है वो इससे पेस नहीं कर पाएगी। प्रोडक्शन आपको बढ़ाने में काफी टाइम लगता है और इतना कैपेसिटी है नहीं। तो जो मेरे को लग रहा है नेक्स्ट 4-5 साल के लिए, 3 या 4 साल के लिए एटलीस्ट, गोल्ड शुड डू वेल, क्योंकि वो डिमांड सप्लाई एक तो इम्बैलेंस हो गया है। तो एक पॉइंट ये हो गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि गोल्ड हम जनरली कब लेते हैं, फिर सबका ध्यान कब जाता है, व्हेन देयर इज ग्लोबल अनसर्टेनिटी। जब भी होती है तो लोग गोल्ड की तरफ भागते हैं, इंक्लूडिंग सेंट्रल बैंकर्स एंड सो। तो जिस हिसाब से अभी ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स वगैरह बन रहे हैं, मेरे को लग रहा है कि ये आसानी से इतने जल्दी ठंडा नहीं होने वाला, एंड दिस इज अ लॉन्ग रन प्रोसेस। 4-5 साल तक ये जियोपॉलिटिक्स चलता रहेगा, ठीक है। तो एक इंडेक्स होता है विच इज अ ग्लोबल जियोपॉलिटिक अनसर्टेनिटी इंडेक्स करके, ठीक है। तो वो हम बहुत क्लोजली ट्रैक करते हैं, ठीक है। तो वो इंडेक्स अभी राइजिंग है और हमको लग रहा है कि नेक्स्ट 4-5 साल तक वो राइजिंग ही रहेगा, ठीक है। तो थर्ड इज जो गोल्ड इज इनवर्सली कोरिलेटेड टू डॉलर इंडेक्स, ठीक है। तो एक अगेन एक ग्लोबल अनसर्टेनिटी इंडेक्स है विच वी आर यूजिंग, इट्स अ प्रोप्राइटरी, इट्स एन इंडेक्स दैट वी आर यूजिंग इन आवर एसेट एलोकेशन फ्रेमवर्क में, हम उसको यूज करते हैं। सो दैट आल्सो इज राइजिंग, बिकॉज यूएस का जो करंट फिस्कल स्टेबिलिटी वाला जो है, जिस हिसाब से उसके फिस्कल बैलेंसेस बने हुए हैं, जिस हिसाब से उसका डेट उसको रीपे करना है, एंड पीपल आर मूविंग अवे फ्रॉम डॉलर, बिकॉज क्योंकि यूएस इज देयर बिकॉज दे आर एबल टू प्रिंट मनी, क्योंकि एवरीवन इज एक्सेप्टिंग दैट डॉलर, राइट, बिकॉज एवरीवन एल्स इज बाइंग दैट डॉलर। अभी सब लोग डॉलर बाय नहीं कर रहे हैं, सो उनका एबिलिटी टू प्रिंट इज गोइंग डाउन, राइट। सो देयरफॉर मेरे को लग रहा है कि डॉलर पर से स्ट्रक्चरली इज बाउंड टू गो डाउन, एंड डॉलर एंड कमोडिटीज का इनवर्स रिलेशन होता है। तो जब हमारा व्यू है कि डॉलर नीचे जाने वाला है, तो ऑब्वियसली कमोडिटीज इंक्लूडिंग गोल्ड शुड डू। तो ये तीसरा पॉइंट हो गया, एक तो जियोपॉलिटिक्स अनसर्टेनिटी, एक डिमांड सप्लाई हो गया, और तीसरा डॉलर इंडेक्स का है। तो ये तीनों अगर हम थोड़ा सा एनालाइज करते हैं तो लग रहा है कि गोल्ड में तेजी बनी रहेगी, एंड देयर इज अ हायर प्रोबेबिलिटी दैट गोल्ड विल बी एबल टू आउटपरफॉर्म अदर एसेट क्लासेस। क्वाइट इंटरेस्टिंग। मुझे एक बात बताइए कि गोल्ड से तो खैर इंडियंस को बहुत प्यार है, और इंडिया में हर घर में थोड़ा बहुत सोना मिल जाता है, लेकिन यदि बात की जाए चांदी की, क्योंकि पिछले 1 साल में चांदी ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया, गोल्ड से भी बेटर रिटर्न्स डिलीवर किए, लेकिन शायद इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो की बात की जाए या हाउस होल्ड्स की बात की जाए, शायद चांदी में उतना एलोकेशन अभी तक नहीं है रिटेल इन्वेस्टर्स की, अगर हम बात करें तो। सही बात है। तो पहले तो सवाल मेरा एक ये होगा कि चांदी को लेकर क्या आउटलुक है, फिर हम बात करेंगे जिस तरह से आपने गोल्ड को एक्सप्लेन किया कि क्यों डिमांड सप्लाई और ये जो आपने डॉलर इंडेक्स की बात की, उसी तरह से क्या चांदी में भी डिमांड रहेगी। तो एक एक करके, पहला सवाल बहुत सिंपल है कि चांदी का आउटलुक क्या है। हाँ, तो देखो, जिसको हम कोरिलेशन इंडेक्स बोलते हैं, ठीक है, गोल्ड एंड सिल्वर आर वेरी मच कोरिलेटेड, ठीक है। जब भी गोल्ड ऊपर जाता है तो ऑलमोस्ट 80% कोरिलेशन है, इसका मतलब है 80% ऑफ द टाइम सिल्वर भी ऊपर जाता है, 80-85% ऑफ द टाइम सिल्वर भी ऊपर जाता है। तो गोल्ड के मूवमेंट के साथ सिल्वर भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो दोनों एक साथ मूव करते हैं। क्वांटम विल बी डिफरेंट, क्योंकि डिमांड सप्लाई अलग अलग है, क्वांटम विल बी डिफरेंट, ठीक है। तो हिस्टोरिकली जो भी हमने देखा है, सिल्वर जनरली टेंड्स टू बी वेरी वोलेटाइल, ठीक है, क्योंकि अगेन डिमांड सप्लाई एंड सो ऑन, ठीक है। तो जो सिल्वर का जो डिमांड है, ठीक है, जब हम अगर डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से अगर हम सोचते हैं, ठीक है, तो गोल्ड का कोई इंडस्ट्रियल यूज नहीं है। तो अगर आप देखोगे ना, सिग्निफिकेंट इंडस्ट्रियल यूज नहीं है गोल्ड का। हाँ, बट गोल्ड क्या है कि स्टोर ऑफ वैल्यू, वो तो इट इज द ओल्डेस्ट एसेट नोन टू मैनकाइंड, ठीक है, एंड इट हैज बीन अ स्टोर ऑफ वैल्यू, और वो एंड इट हैज बीन एबल टू प्रिजर्व इट्स वैल्यू, ठीक है। बट अगर आप बोलोगे कि इसका इंडस्ट्रियल यूज क्या है, तो गोल्ड के कम है as compared to silver. So silver has a significantly more industrial uses as compared to gold, ठीक है। तो अभी फॉर एग्जांपल, अभी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है
या तो फिर आपका डेटा सेंटर्स है एंड सो ऑन सो फॉर्थ। तो ये जो नए जो इमर्जिंग इसके यूसेस आए हैं, इसमें सिल्वर का कंजम्पशन सिग्निफिकेंटली बढ़ने वाला है। एंड देयरफॉर लोगों को लग रहा है कि सिल्वर का एक तो क्योंकि प्रेशियस मेटल है, ठीक है, तो गोल्ड स्टोर ऑफ वैल्यू है, तो सिल्वर भी इन अ वे स्टोर ऑफ वैल्यू है, क्योंकि सिल्वर भी लोग रखते हैं घर में एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। तो वो पर्पस तो वो सिल्वर भी मीट कर रहा है। एंड बाय द वे सेंट्रल बैंक्स हैव आल्सो स्टार्टेड समवॉट बाइंग सिल्वर, ठीक है, उतने क्वांटम में नहीं है बट उन्होंने भी चालू तो कर दिया है, क्योंकि अगेन डाइवर्सिफिकेशन, राइट। एंड इसके इंडस्ट्रियल यूसेस भी ज्यादा रिप्लेस तो नहीं करेंगे ना सोने को, रिप्लेस हो रहा, क्योंकि सिल्वर का पॉसिबल नहीं, क्योंकि सिल्वर जिस हिसाब से रेट्स वगैरह है तो आपको सेम अमाउंट स्टोर करने के लिए बहुत बड़ा वॉल्यूम लगेगा, ठीक है। तो गोल्ड आप ग्राम्स में सेव करते हो, सेम वैल्यू करने के लिए आपको सिल्वर केजीज में सेव करना है। तो फ्रॉम अ स्टोरेज तो उतना नहीं है, बट छोटा सा आपका डाइवर्सिफिकेशन के एंगल से सिल्वर आल्सो इज डूइंग इट। अब ये दूसरा स्टैटिस्टिक्स पे आते हैं, ठीक है। सो देयर इज समथिंग नोन एज गोल्ड टू सिल्वर रेशियो, ठीक है, जो हम हिस्टोरिकल है तो एक पर्टिकुलर जो रेशियो है दैट इज कुछ महीने पहले इट वाज ट्रेडिंग एट इज ऑल टाइम लो, and it was there for a long period of time, ठीक है। So that now has started moving up, और हमको लग रहा है अगर वो स्टैटिस्टिकली अपने एवरेज पे भी आ जाता है तो सिल्वर शुड आउट परफॉर्म सिग्निफिकेंटली एज कम्पेयर टू गोल्ड, बट विद अ कैवेट दैट सिल्वर टेंड्स टू बी अ मच मोर वोलेटाइल कंपोनेंट। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ले रहे हो, अगर कोई नॉर्मल रिस्क एपेटाइट वाला बंदा है तो आई वुड स्टिल रिकमेंड आप गोल्ड में जाइए, बट कोई थोड़ा सा एग्रेसिव बंदा है तो ही कैन लुक एट सिल्वर, बिकॉज मेरा पर्सनल व्यू है सिल्वर विल आउट परफॉर्म गोल्ड। बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि सिल्वर विल आउट परफॉर्म गोल्ड, लेकिन एक सवाल बड़ा इम्पॉर्टेंट है। देखिए, शुरुआत में जैसे आपने कहा कि लोगों में अवेयरनेस बढ़ गई है सोने के प्रति, पर मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अवेयरनेस से ज़्यादा जो प्राइस बढ़ गया है उसको देखकर इन्वेस्टर ने सोना लेना स्टार्ट किया, चांदी में इन्वेस्टमेंट शुरू किया है। yes. और ये हम अक्सर देखते हैं, हर एसेट क्लास में ऐसा होता है कि अगर हम जैसे इक्विटी की बात करें 2021 से लेके 2024 सितंबर 2024 तक अच्छी रैली हुई, लेकिन इन्वेस्टर्स ने एंट्री जो की वो शायद 2021 में कम की होगी, ये कम अमाउंट से की होगी, बट 2023 में 24 की शुरुआत में ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया। बिल्कुल। सेम आप गोल्ड में देख लीजिए, सिल्वर में देख लीजिए कि अगर हम बात करेंगे रिटर्न्स बने, लेकिन शुरुआत में लास्ट ईयर जनवरी में जब 63,000 रुपए पर 10 ग्राम के आसपास सोना था, तब शायद रिटेल इन्वेस्टर उतना नहीं बाय कर रहे थे। फंड मैनेजर्स को तो पता होता है, आप लोगों को पता है, वो बात अलग है, लेकिन जनरल बात करें उतना नहीं बाय कर रहे थे। लेकिन जब अब सोने के भाव लाख के ऊपर चले गए थे पर 10 ग्राम, तब ज्यादा इन्वेस्ट हुआ। तो ये अक्सर मैं देखता हूँ कि जब भी प्राइस बढ़ जाता है उसके बाद एंट्री होती है, ज्यादा होती है। कि जिन्होंने पहले 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए होते हैं वो 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं। तो सवाल थोड़ा सा अलग है। पहला क्वेश्चन तो ये कि अच्छा, इसमें मैं एक छोटा सा ऐड कर दूं, प्लीज बिल्कुल बताइए। थोड़ा सा एक जो मेरे मन में जो आया वो मैं बता देता हूँ, प्लीज। ठीक है। इसमें ना सबसे स्मार्ट हाउसवाइफ होती है एक्चुअली, ठीक है। एक्चुअली अगर आप लास्ट दिवाली का भी बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे हाउसवाइफ ने गोल्ड एक्चुअली कम खरीदा है क्योंकि भाव ज्यादा हो गया था, ठीक है। ये तो इन्वेस्टर्स जो घुसे हैं वो प्राइस देख के वो सफर कर रहे हैं। हाउसवाइफ ने तो एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर जो आप ज्वेलर्स वगैरह से बात करोगे तो उनका वॉल्यूम हैज कम डाउन, ठीक है, क्योंकि हाउसवाइफ ने बोला भाई ये जो 50,000 का वो 1 लाख हो गया तो मैं इस साल कम खरीदूंगी। तो कंज्यूमर ने एक्चुअली पैसा बनाया, उन्होंने पहले ज्यादा खरीदा था कंजम्पशन के हिसाब से, जो उनको ज्यादा रेगुलर खरीदते हैं उन्होंने एक्चुअली अपनी खरीदी ये साल कम करी है। बिल्कुल। तो इन्वेस्टर है वो, आप जो बात बोल रहे हैं एकदम सही है। तो सर जी बताइए, अब क्योंकि किसी भी एसेट क्लास के बारे में जानना बड़ा मुश्किल होता है, कब एंट्री की जाए, कब एग्जिट किया जाए, और दूसरा इमोशंस। तो हमेशा मैं देखता हूँ कि अधिकतर इन्वेस्टर्स के इमोशनल डिसीजंस जो होते हैं वो गलत साबित हो जाते हैं। अब इक्विटी में जिन्होंने पिछले एक साल पहले ही इन्वेस्ट करना शुरू किया था, ये देखकर कि मार्केट में पैसा बन रहा है, वो अभी कह रहे हैं कि 1 साल में तो कुछ मार्केट में दिखाई नहीं दे रहा है तो फिलहाल एग्जिट कर लेते हैं, फिर कभी एंट्री करेंगे। और मुझे पता है कि भविष्य में भी सही समय पर एंट्री नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऐसा होता तो आप इक्विटी में 21 में 22 में एंट्री कर रहे होते थे, आपने 24 में क्यों किया, है ना। तो मतलब वो सीधी सी बात है, बायस है। अब सोने में भी अगर हम कहें कि इस वक्त पर एंट्री, आपने ये बात तो क्लियर कर दी कि सोने की बात की जाए कि चांदी की जाए, यहाँ पर आउटलुक बहुत पॉजिटिव है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। शॉर्ट टर्म में जो चीज ऊंची जाती है वो थोड़ा सा बिल्कुल। तो अब क्या किसी को डायरेक्टली गोल्ड या सिल्वर ETF में इन्वेस्ट करना चाहिए डायरेक्टली, या फिर
जिस तरह से मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स, क्योंकि कैटेगरी अच्छी है, बिल्कुल बिल्कुल उसके थ्रू भी इन्वेस्ट करना काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। पर पहले एक करके सवाल करिए, मेरा सवाल ना मल्टी एसेट पे अलग से आपसे डिटेल में होगा। ठीक है। तो पहला सवाल बहुत सिंपल कि क्या इन्वेस्टर्स को डायरेक्टली गोल्ड ईटीएफ बाय करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? दूसरी बात यदि करना चाहिए तो जिन इन्वेस्टर्स ने अभी तक गोल्ड में एलोकेशन नहीं लिया हुआ है, क्या उन्हें डाइवर्सिफिकेशन के हिसाब से करना चाहिए, या फिर जिन निवेशकों ने म्यूचुअल फंड में निवेश भी नहीं किया, मान लीजिए इक्विटी में नहीं है, तो क्या डायरेक्टली वो गोल्ड ईटीएफ से या गोल्ड ईटीएफ फंड ऑफ फंड से कर ले? तो कैसे करना चाहिए? मल्टी एसेट की बात हम दोबारा बाद में करते हैं। ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो देखो, किसी ने अभी एक्सपोजर नहीं लिया है गोल्ड में, ठीक है, तो उसको मल्टी एसेट के थ्रू जाना चाहिए। तो ये तो मेरा सिंपल प्लेन आंसर है। बट हाँ, तो गोल्ड ईटीएफ की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो गोल्ड ईटीएफ अगर आपका आप किस टाइप के इन्वेस्टर हो उसके बेसिस पे है, ठीक है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोच रहे हो तो आप अभी भी गोल्ड ईटीएफ ले सकते हो, ठीक है। बट पर्सनली अगर आप मेरे से पूछोगे कि मैं गोल्ड एज एन एसेट में मैं सिर्फ इन्वेस्ट करूंगा क्या, ठीक है, तो हिस्टोरिकली गोल्ड अगर हम 12 से लेकर 18 देखोगे तो गोल्ड हैज गिवन 0% रिटर्न आल्सो, ठीक है, 5 या 6 साल तक, जो भी आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट डेट, बट वो 6 साल के पीरियड में एक्चुअली गोल्ड ने कुछ नहीं करा था, ठीक है। तो वो पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो आप 30,000 से गिर के 26,000 पे आ गया, उसके बाद करते करते कहीं जाके वो 18 में जाके पहुंचा। हालांकि अपना व्यू बहुत पॉजिटिव, अपना व्यू पॉजिटिव है, बट देखो ये तो सब प्रोबेबिलिटी की बात है, ठीक है। तो एज एन इन्वेस्टर मैं सिर्फ गोल्ड में इन्वेस्ट करूं तो आंसर बिल्कुल नहीं है। सिर्फ गोल्ड में मैं अपना एलोकेशन 60-70% बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि एज एन एसेट क्लास, ठीक है, इट हैज इट साइकिल, एवरी एसेट क्लास हैज इट साइकिल, ठीक है। तो आप अगर उस साइकिल को बहुत अच्छी तरह समझ रहे हो, आप डे इन डे आउट उसके डेटा पे काम कर रहे हो, तो आप वो रिस्क ले सकते हो, बट एक नॉर्मल इन्वेस्टर को वो रिस्क नहीं लेना चाहिए। बट गोल्ड ईटीएफ किसको देखना चाहिए? जो गोल्ड फिजिकल खरीद रहे हैं, ठीक है, तो उनको गोल्ड ईटीएफ इज अ बेटर जरिया, ठीक है। अभी बहुत सारे ऐसे स्कीम्स चलते हैं कि आप हर महीने का पेमेंट दे दो मेरे को और 1 साल बाद को आपको एक अमाउंट का गोल्ड मिलेगा, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि आप पैसा तो आज भर रहे हो, ठीक है, बट आपको 1 साल बाद का वैल्यू उस प्राइस का गोल्ड मिल रहा है, ठीक है। तो ऐसे जो इन्वेस्टर जो मेरे को फिजिकल में खरीदना ही है, तो मैं तो रेगुलरली खरीदता ही हूँ, और घर में फिजिकल से बेटर मेरे ख्याल से ईटीएफ है, ठीक है। सो दैट इज माय व्यू। एंड अगर कोई ऐसे स्कीम्स में ले रहे हैं कि भैया ईएमआई के हिसाब से और मेरे को 1 साल बाद का प्राइस मिलेगा, तो आज का प्राइस इज बेटर, क्योंकि अपना व्यू गोल्ड पे जनरली पॉजिटिव है। तो इन सारे इन्वेस्टर्स को तो डेफिनेटली गोल्ड ईटीएफ में करना है। जो रेगुलरली अपना गोल्ड में डालते हैं, तो उनको, मेरा सिंपल है, मैं 5% गोल्ड में डालता हूँ। अगर मैं ऐसा इन्वेस्टर हूँ कि मैं 5% हर बार डालता हूँ गोल्ड में, तो मैं फिजिकल नहीं लेके मैं गोल्ड ईटीएफ, तो उन सारे इन्वेस्टर्स के लिए गोल्ड ईटीएफ, सिल्वर ईटीएफ इज ओके, ठीक है। मैं आपसे ना और सवाल पूछूंगा, बिल्कुल इंटरेस्टिंग चीज है। बिल्कुल, ये तो सही है कि कंजम्पशन के लिए लेना है तो आप ऑर्नामेंट बनाने हैं तो सोना ही लेंगे फिजिकल। हाँ, अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो ऑर्नामेंट बनाने हैं तो फिजिकल गोल्ड लो, आपको स्टोर करना है तो आप ईटीएफ लो, ठीक है। स्टोर मत करो, बट आपको आप पहनने वाले हो तो लो, ठीक है। पहनने नहीं वाले हो, लॉकर में जाने वाले, तो उससे बेटर ईटीएफ है, इज व्हाट माय व्यू इज। अब मेरा सवाल पर एक सिंपल से सवाल और है जो इन्वेस्टर्स पूछ रहे हैं एक्चुअली, और मैं आपके थ्रू उनका सवाल का जवाब दिलवाना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सर। सवाल ये है, किसी के पास में मान लीजिए 2 लाख रुपए है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, उसने कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं किया हुआ है, और अभी क्योंकि सुन रहे हैं, सोने में बहुत फायदा हुआ है, इनको लगता है कि इन्होंने मिस कर दिया है, और 2 लाख रुपए हैं और 4-5 साल का टाइम भी है, बिल्कुल बिल्कुल, तो क्या करें? सोना खरीद लें, मतलब गोल्ड ईटीएफ या गोल्ड ईटीएफ फंड ऑफ फंड म्यूचुअल फंड भी ले सकते हैं, तो गोल्ड ले लें, या फिर आप कहेंगे कि अभी गोल्ड अगर कुछ नहीं लिया हुआ है तो खाली गोल्ड मत लीजिए, उसको अलग अलग जगह पे एलोकेट कीजिए। पहला सवाल ये है, उन्होंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं किया हुआ है, इक्विटी पता नहीं है, डेट भी पता नहीं है, गोल्ड भी पता नहीं है, 2 लाख रुपए है, मुझे पूछ रहे हैं कि 2 लाख रुपए को मैं कहां पर इन्वेस्ट करूं, क्या मैं सोने में कर लूं? तो उनको हाँ बोलूं कि ना बोलूं, बताइए। नहीं, तो उसको सबसे पहले तो बोलो आप इक्विटी का फोलियो खोल लो, यानी म्यूचुअल फंड का फोलियो खोल लो और मल्टी एसेट में डालो। हाँ, तो मतलब आप कह रहे हैं डायरेक्ट गोल्ड में नहीं डालना। दूसरा सेम आंसर आपका सिल्वर के लिए होगा, अगर ये पूछे कि 2 लाख रुपए है, क्या मैं सिल्वर में बाय कर लूं? उसमें और भी एम्फेटिक आंसर होगा कि आप म्यूचुअल फंड का फोलियो खोलो और मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में डालो, ठीक है। अच्छा, अब एक सवाल है कि कौन से मल्टी एसेट एलोकेशन में डालना है, वो मैं आपको बता वो तो देखते हैं, मेरे बहुत सारे सवाल है आपसे। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। अब एक सवाल ये है, कोई इन्वेस्टर है, उसका एसआईपी चल रही है काफी टाइम से, और उन्होंने
फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, लार्ज मिड कैप, सब डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑफ इक्विटी फंड्स बनाया हुआ है, पर गोल्ड सिल्वर में बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं किया है। उन्हें क्या कहेंगे कि क्या उन्हें गोल्ड और सिल्वर में अलग से, क्योंकि यहाँ पर हम बात करें इक्विटी भी उनके पोर्टफोलियो में, मान लीजिए डेट भी है, और डेट फंड नहीं होंगे तो किसी और रूप में, बॉन्ड्स या डिबेंचर्स के रूप में या फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में ये हो सकता है, फिक्स इनकम सिक्योरिटीज हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अब बात करते हैं उनको, क्या अगर वो बोले कि मुझे एक एसआईपी और शुरू करनी है, गोल्ड में कर लेते हैं, सिल्वर में कर लेते हैं, कर लेनी चाहिए? देखो, एक चीज है कि अगर मैं इक्विटी पे बुलिश हूँ, ठीक है, इफ आई एम बुलिश ऑन इक्विटीज, आई शुड इन्वेस्ट इन डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड। वो ऑलरेडी सिंपल है, 20,000 रुपए की हो रही है, 5,000 रुपए और है, अब क्या करूं? हाँ, तो वो पोर्शन अगर आपका गोल्ड का एलोकेशन नहीं है तो वो आप एफओएफ या फिर ईटीएफ में डाल सकते हो, गोल्ड ईटीएफ में डाल सकते हो वो पोर्शन, वहां पर गोल्ड में करना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वो वहां पे गोल्ड में या फिर गोल्ड एफओएफ या ईटीएफ में करना बेटर रहेगा उसके लिए। दो बात बहुत क्लियर हो गई। मेरे पास डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स है, मेरे पास डेट फंड्स है अच्छे क्वांटिटी में, सिग्निफिकेंट पोर्शन, गोल्ड एक्सपोजर 0 है, तो वहां पे उसको गोल्ड का ईटीएफ या एफओएफ खोलना चाहिए। बहुत क्लियर हो गया, हाँ जी, कि जिनके पास ऑलरेडी इक्विटी का एलोकेशन है, अच्छा खासा एलोकेशन है, डेट भी है, तो आप उन्हें गोल्ड ऐड करने में कोई दिक्कत नहीं करनी चाहिए। हाँ, यस। जिनके पास में कुछ भी नहीं है, पहली बार शुरुआत कर रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि उन्हें ऐसा नहीं कि खाली आप गोल्ड से शुरुआत करो, वो नहीं होना चाहिए। इक्विटी उनके पोर्टफोलियो पहले आनी चाहिए, बाद में गोल्ड से बढ़ाना चाहिए। बराबर। अब बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल यही होता है, और मुझे लगता है कि जो, अच्छा, मैं थोड़ा सा इसमें ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, कोई हमारे इन्वेस्टर्स को सारे सवाल जवाब मिल जाने चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल। अगर कोई इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी आ रहा है, ठीक है, तो उसको डायरेक्ट इक्विटी में भी नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए, उसको मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में से ही चालू करना चाहिए। उसमें आता हूं, उसमें भी बैलेंस एडवांटेज फंड से बेटर इज मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। हाँ जी। अब ये बात बड़ा इंटरेस्टिंग है, मुझे मतलब अच्छा लगता है ये चीजें, कि क्या होता है जब बात कर रहे हैं कि रैली हुई, इन्वेस्टर्स ने स्टार्टिंग में एंट्री नहीं की, एंट्री तब की जब काफी मार्केट बढ़ चुका था, और ये हमेशा होता है, एसेट क्लास में होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड जो कैटेगरी है, मेरे हिसाब से सेबी ने रिकॉग्नाइज किया इस कैटेगरी को, इंडस्ट्री ने ये कैटेगरी शुरू की, तो ये बहुत ही अच्छी चीज है। पहले हम बैक के बारे में बात बोलते थे कि डेट और इक्विटी का एलोकेशन है, बट जैसे वो अग्रेसिव हाइब्रिड फंड में होता है कि फिक्स है कि मिनिमम 65% एलोकेशन आपका इक्विटी में होना है, या कंजर्वेटिव में मिनिमम मतलब है ना, मतलब उसमें जो डेट का एलोकेशन है, जो इक्विटी है, वो 10% to 25% ही हो सकता है कंजर्वेटिव हाइब्रिड में। बट ये एसेट जो ये नहीं बैलेंस एडवांटेज फंड में अच्छा हो गया था, है कि आपका इक्विटी एलोकेशन ज्यादा कम हो सकता है, फंड मैनेजर डिसाइड करता है। अब उसके साथ ये जो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड कैटेगरी है, यहाँ पर गोल्ड हो, इक्विटी हो, डेट हो, उसे घटाया बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। और ये भी अच्छा है कि इसमें सेबी की जो ये गाइडेंस है कि मिनिमम 10% एलोकेशन इन ईच कैटेगरी, मिनिमम 3 कैटेगरीज, 3 एसेट क्लासेस हैव टू बी देयर। यस। यहाँ बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है, तो इन्वेस्टर के लिए बड़ी अच्छी चॉइस है। तो जो आप भी कह रहे थे, हमने शुरुआत वहीं से की थी, मेरा सवाल उसी को लेकर है कि आप एक्सप्लेन कीजिए कि ऐसा इन्वेस्टर जो पहली बार शुरुआत कर रहा है, बिल्कुल, उसके पोर्टफोलियो में इक्विटी भी होनी चाहिए, डेट भी होना चाहिए, गोल्ड भी होना चाहिए, और ये नहीं समझ में आता है कि कब ज्यादा करें एलोकेशन, कब कम करें। तो ये आपने दे दिया फंड मैनेजर को, है ना। बिल्कुल। तो ऐसे में मल्टी एसेट एलोकेशन फंड की इंपॉर्टेंस इस वक्त पर, जब हम देख रहे हैं इक्विटी में रिटर्न नहीं बने एक साल में, बिल्कुल, गोल्ड सिल्वर काफी भाग चुके हैं, बिल्कुल, डेट का जो है मतलब इंटरेस्ट रेट कट हो रहे हैं, और कट की संभावना भी आगे और दिखाई दे रही है। तो ऐसे में मल्टी एसेट एलोकेशन फंड कैटेगरी ये कितनी सही साबित हो सकती है? नहीं, बिल्कुल। सो इसी समय नहीं, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि किसी भी समय मल्टी एसेट एलोकेशन फंड इज अ मस्ट हैव फंड इन योर पोर्टफोलियो, ठीक है। किसी को भी अगर स्टार्ट करना है तो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड से ही स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि सिंपल, मैंने वो डेटा आपको बता दिया, ठीक है। ये हमको भी पता नहीं था गोल्ड इज द बेस्ट परफॉर्मिंग एसेट, बिल्कुल, ठीक है, और वो तो इक्विटी से भी बेटर है विद लोअर वोलेटिलिटी, राइट, एज ऑफ नाउ, ठीक है, जो हम लास्ट 10-15 साल के। बट सिर्फ गोल्ड में डालना चाहिए क्या? नहीं, क्योंकि गोल्ड के भी साइकिल्स होते हैं। देखो जो साइकिल्स है ना, इट्स अ लॉ ऑफ नेचर, ठीक है। तो दिन होना है, दिन के बाद दोपहर होनी है, दोपहर के बाद शाम होनी है, शाम के बाद रात होनी है, ठीक है। तो यही चीज एसेट क्लासेस से भी है, ठीक है। वो भी
उनका भी सुबह होगा, उनकी भी दोपहर होगी, उनकी भी शाम होगी, उनकी भी रात होगी, ठीक है। अब कौन सा टाइम कितना बड़ा रहेगा आपने को नहीं पता, ठीक है। हमने देखा है गोल्ड 4-5 साल नहीं चला था, इक्विटी भी 17 से लेके 20 का 21 का पीरियड है, वो नहीं, तो सबके साइकिल्स अलग अलग होते हैं, ठीक है। ये हमें भी नहीं पता है, ठीक है, हमको थोड़ा सा ज्यादा पता होगा, बट वो 100% श्योरिटी उसमें कुछ नहीं होती है, ठीक है। तो जो मल्टी एसेट फंड है उसका कॉन्सेप्ट ही ये है कि आप अलग अलग एसेट क्लासेस में पैसा डालो, ठीक है, जिसमें गोल्ड इज, जैसे मैंने बताया गोल्ड का इंपॉर्टेंस मैंने बता दिया, क्योंकि गोल्ड आपको रिटर्न अच्छे दे रहा है विद अ लोअर वोलेटिलिटी, ठीक है। तो दूसरा इंपॉर्टेंट उसमें एस्पेक्ट ये है कि आप सिर्फ अलग अलग एसेट क्लासेस में नहीं डाल रहे हो, आप अनकोरिलेटेड एसेट क्लासेस में डाल रहे हो, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है, लो कोरिलेशन की वजह से एक नहीं चलेगा, बराबर, तो दूसरे उम्मीद कर सकते हैं। तो आप बोलोगे मैं गोल्ड में भी डाल रहा हूँ, सिल्वर में भी डाल रहा हूँ, वो दोनों चलेंगे या दोनों नीचे आएंगे, दोनों गिरेंगे, तो वो सही एलोकेशन स्ट्रेटेजी नहीं है। आप अनकोरिलेटेड एसेट क्लासेस में डालो तो वो आपका सही स्ट्रेटेजी है, ठीक है। ये बात तो गोल्ड और इक्विटी और डेट भी एक तरह से चलते हैं, बट गोल्ड अलग चलता है, ठीक है। तो वो एक उसमें टिंज ला देता है, हमें जो स्पार्क है ना वो ला देता है कि भैया ये दोनों नहीं चले तो मैं चलूंगा, ठीक है। तो वो है ना, वो किसी के भी एसेट एलोकेशन में वो होना चाहिए। इंटरेस्टिंग। तो अच्छा एक बात बताइए, फिर जिसने शुरुआत नहीं की है वहां बहुत क्लियर है कि आप कहीं एक ही फंड ले लो आपको सब मिल जाएगा, बिल्कुल। बट जिसने पहले से इक्विटी और डेट लिया हुआ है, तो अभी हम बात कर रहे थे कि उसको अलग से गोल्ड ईटीएफ में या फंड ऑफ फंड में एसआईपी शुरू करनी चाहिए या लेना चाहिए, बिल्कुल। पर क्या आप ये कहेंगे कि ऐसे इन्वेस्टर्स को जिन्होंने इक्विटी में इन्वेस्ट किया हुआ है, डेट में इन्वेस्ट किया है, तो वो भी एक मैप ऐड कर लें, या फिर वो उनके लिए फिर गोल्ड ईटीएफ या गोल्ड फंड ऑफ फंड सही रहेगा? हाँ, उसमें देखो अभी इसमें सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये आता है कि मैं कितना परसेंट लूं। अच्छा, ठीक है। तो इसमें 25% लेना चाहिए कि 50% लेना चाहिए, ठीक है। तो वो तो आपको फंड मैनेजर को देना चाहिए, जो कोई बंदा जो डे इन एंड डे आउट ट्रैक कर रहा है कौन से एसेट क्लासेस में, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला अनकोरिलेटेड एसेट्स, ठीक है। तो मेरा 95% इक्विटी है, बट मैं 5% गोल्ड है क्योंकि अनकोरिलेटेड, तो आपका मैथ्स नहीं वर्क होगा, ठीक है। आपका मैथ्स तभी वर्क होगा जब वो सब्सटेंशियल होगा। 30-40 ठीक है, बट वो एटलीस्ट 20-25 तो होना चाहिए, तब जाके आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। और ये जो है कि मैं 10 रखूं कि 15 रखूं कि 25 रखूं कि 40 रखूं, ठीक है, वो आप डिसाइड कर सकते हो तो बहुत बढ़िया। नहीं सर, बट आप डिसाइड नहीं कर सकते तो आप फंड मैनेजर को दीजिए जो होपफुली प्रोफेशनली करके आपको अच्छा रिटर्न्स देगा। और आप डिसाइड भी करोगे ना, हाँ जी, तो एक दिक्कत और दिखाई देती है, हाँ जी, वो ये है कि जितनी बार रीबैलेंस करोगे पोर्टफोलियो को, आप उस पर कैपिटल गेन टैक्स भी पे करोगे, एग्जिट लोड भी हो सकता है, है ना। यहाँ पर अगर आप फंड के लेवल पर हो रहा है तो आपके हाथ में टैक्स, बिल्कुल। आपने एकदम सही पॉइंट पकड़ा, मैं ये बोलने ही वाला था, क्योंकि एज एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर अगर मैं ये तीनों एसेट क्लासेस में अलग से खेल रहा हूँ, ठीक है, इक्विटी खेल रहा हूँ तो मेरे को 12.5 ही मिल रहा है, डेट खेल रहा हूँ तो मेरे को मेरा टैक्स स्लैब के हिसाब 40% तक मेरे को पे करना है, और गोल्ड का अलग है, तो टैक्स इनएफिशिएंट है। अगर आप मल्टी एसेट में कर रहे हो तो आप कितनी बार भी उसको चेंज करो, ठीक है, जब रिडीम करोगे तब आपको टैक्स लगना है, तो टैक्स एफिशिएंट भी है, तो ठीक है। तो दोनों चीजें, पहली दोनों कैटेगरी टैक्स एफिशिएंट है। जो इक्विटी ओरिएंटेड मल्टी एसेट फंड है वो भी टैक्स एफिशिएंट है, जो डेट ओरिएंटेड है वो 2 साल के बाद सेम रिटर्न है, आपको 12.5% का ही टैक्स, तो दैट इज आल्सो इक्वली टैक्स एफिशिएंट। टैक्स तो खैर फ्यूचर में रेट क्या होंगे पता नहीं, कि टाइम पर हर साल गवर्नमेंट चेंजेस लेके आती रहती है, पर आज के डेट में जो है वो क्लियर। पर मुझे ये बात, 2 बातें आपने जो बताई बहुत ही सही लगी। एक तो ये कि हम भले ये बोल दें कि आप इक्विटी, डेट, गोल्ड में एलोकेशन रखिए, लेकिन गोल्ड इतना भागा और आपका एलोकेशन 5% ही था, तो आपने क्या कमा लिया। लेकिन अगर आपने छोड़ रखा है फंड मैनेजर के पास में, उन्होंने एलोकेशन बढ़ा दिया, तो ज्यादा रिटर्न मिल जाएंगे। और जब लगेगा कि वैल्यूएशंस महंगे हो गए हैं तो शायद वो कम कर दें एलोकेशन, तो रिस्क आपका कम हो जाता है। दूसरी बात जो है कि रीबैलेंसिंग अपने आप करना, करेंगे भी, कोई एक्सपर्ट बता भी दे आपको, तो भी जो टैक्स है वो तो आपके कंट्रोल में नहीं है। तो ये मल्टी एसेट एलोकेशन फंड जो कैटेगरी है, मेरे हिसाब से इन सब बातों को एड्रेस करता है ना। अच्छा, अभी मैं आपको एक और बताइए सवाल, सॉरी, बट कौन से मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में डालना चाहिए वो भी मैं आपको, मेरा सवाल वही था, क्योंकि अभी क्या हो गया ना, मल्टी एसेट में 2 तरह की कैटेगरी है। शुरुआत में कहा कि सेबी की जो मैंडेट है उस हिसाब से है कि मिनिमम 3 एसेट क्लासेस होनी चाहिए, और मिनिमम 10% एलोकेशन इन ईच एसेट क्लास होना चाहिए। बट आज के डेट में इंडस्ट्री की बात करें, 2 तरह के फंड्स हैं। एक वो
जहां पर इक्विटी एलोकेशन मिनिमम 65% है। वो क्यों रखा गया था? क्योंकि अगर एलोकेशन 65% के ऊपर है तो इक्विटी का टैक्सेशन एप्लीकेबल होता है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। दूसरा, उसके बाद में जो लास्ट बजट में जो चेंजेस आए थे उसके हिसाब से जो दूसरी कैटेगरी है जहां पर इक्विटी एलोकेशन 35% से ऊपर लेकिन 65% के नीचे रहेगा, है ना? तो वहां पर क्या होता है कि आपका 2 साल तक का जो पीरियड है वहां शॉर्ट टर्म है, 2 साल के बाद में लॉन्ग टर्म हो जाता है, और लॉन्ग टर्म के बाद जो रेट है वो आपके जो इक्विटी का एप्लीकेबल है वही वहां पर एप्लीकेबल है। बराबर। तो अब ये कैसे इन्वेस्टर डिसाइड करे? कौन से? क्या सिर्फ टैक्स को देखकर करे, उसको कितना लगने वाला है, या फिर ये सोचकर कि इक्विटी फंड तो मेरे पोर्टफोलियो में ऑलरेडी है, तो मैं ऐसे फंड में ना जाऊं जहां पर 65% एलोकेशन है इक्विटी का। हाँ जी, हाँ जी, है ना? तो क्या सोचना चाहिए, आप मुझे बताइए। हाँ जी, हाँ जी। तो भले मेरे पास इक्विटी फंड्स है, तो मैं तो आपका जो दूसरा सवाल था वो तो एक है ही, ठीक है। मेरे पास ऑलरेडी इक्विटी है, तो मैं ऐसे फंड में क्यों जाऊँ जो ऑलरेडी 65% एंड अबव इक्विटी है, ठीक है, वो एक है। बट दूसरा रीजन ये है, मैं आपको मैथ्स समझा देता हूँ, ठीक है। अगर मेरा इक्विटी ओरिएंटेड फंड है फॉर एग्जांपल, तो मेरे को मिनिमम 65% इक्विटी में रखना है, बिल्कुल, ठीक है। तो कोई भी फंड में 65 नहीं रखेगा, 3-4% का बफर रखेगा, 68 या 70 के आसपास उसको लाके रखेगा, क्योंकि मेरा रेगुलेटरी ब्रीच नहीं हो उस चक्कर में, ठीक है। और उसको बाद में 70% इक्विटी पकड़ो, 10% आपको मिनिमम डेट रखना है, वो भी 10 नहीं रखेगा, 12-13% रखेगा, 20% आपका, तो 20 भी नहीं, 15-16% आपका बचेगा। तो वही आपको गोल्ड का लीवे मिल रहा है खेलने के लिए। तो बियरिश होगा तो 0% रखेगा, बुलिश होगा तो 15% रखेगा, ठीक है। और अपन ने जो बोला था ना, अनकोरिलेटेड एसेट का आपको बेनिफिट लेना है, तो आइडियली आपका 30-30-30 होना चाहिए, ठीक है। तब जाके आपको एक्चुअली बेनिफिट मिल रहा है उसका, ठीक है। और ऊपर से आप अगर वो रेशियोज मैनेज कर पा रहे हो तो चेरी ऑन द केक, ठीक है, और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ये फंड में तो आपको लीवे नहीं है गोल्ड को, तो आपको ऐसे फंड में डालना चाहिए जहां पे द विंडो ऑफ गोल्ड का एलोकेशन इज सिग्निफिकेंटली बेटर। तो जैसे बोले 10-50% अगर किसका रेंज है कोई फंड का गोल्ड में, तो ये मेरे हिसाब से, मैं तो लॉजिक के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर किसी इन्वेस्टर को एक्चुअली बेनिफिट लेना है ऑफ द अनकोरिलेटेड एसेट्स एंड द गोल्ड का, जो हमने बोला कि गोल्ड एज एन एसेट एक्चुअली स्कोप ज्यादा रहना चाहिए, स्कोप ज्यादा रहना, तो वो जिसको बोलते हैं ट्रू टू लेवल मल्टी एसेट एलोकेशन फंड होगा। अगर आपने 65 पर लॉक कर दिया कि इक्विटी इससे ज्यादा होगा, और बोल रहे हैं सही बात है कि 70% तक तो इक्विटी आ जाएगी, बिल्कुल, तो आप तो कुछ भी करके 20% ऊपर तो जा ही नहीं सकते। सिर्फ नाम के लिए कर रहा है कि मैं, ठीक है, मैं एक और आपका एसेट है 10-12% आपका पड़ा हुआ है उसमें, वो सिग्निफिकेंटली, तो वो ट्रू टू लेवल नहीं है, ऐसा मेरे को पर्सनली लगता है। तो लोगों के अलग अलग रीजंस है, ऑब्वियसली टैक्स इज वन ऑफ द रीजन, बट ये मेरा व्यू है बेसिकली। देखिए, टैक्स के बारे में मेरे पर्सनल जो मेरे व्यूज हैं, अगर आप किसी भी फंड में करते हो इस तरह से हो, इक्विटी हो, तो आप 1 साल 2 साल व्यू लेके करना भी नहीं चाहिए, करना भी नहीं चाहिए, और एफिशिएंट भी नहीं है। अगर आप बेसिकली इस लॉजिक से कर रहे हो कि मेरे को डाइवर्सिफिकेशन चाहिए और मेरे को अनकोरिलेटेड एसेट्स का बेनिफिट चाहिए, तो वो उसका टैक्स आपका लॉजिक नहीं हो सकता। और लॉन्ग टर्म में फिर आपके रेट भी वैसे भी इक्विटी की बात करें अगर हम, और प्रोवाइडेड आप हायर टैक्स ब्रैकेट में आते हैं तो ये हम ना हमेशा बोलते हैं, पर इंडिया में अगर हम देखें तो अभी इस साल के तो खैर आईटीआर भी पूरे फाइल हुए नहीं है, क्योंकि ऑडिट का भी जो आईटीआर से टाइम है, पर लास्ट ईयर की बात करें तो 9 करोड़ आईटीआर फाइल हुए, 2 करोड़ के करीब आसपास लोगों ने टैक्स पे किया। हम वो सब 2 करोड़ लोग जो थे 140-45 करोड़ की पॉपुलेशन में, सब 30% ब्रैकेट में थे नहीं, है ना? तो हम जब बात करते हैं कि 30% टैक्स ब्रैकेट, वो भी कितने लोगों के लिए एप्लीकेबल है, क्वेश्चन है। इस साल तो वैसे भी इनकम अगर 12 लाख के ऊपर नहीं है आपकी, है ना, और अगर सैलरी है तो 12,75,000 रुपीज तक आप देख लीजिए डिडक्शन से पहले, तो आप वैसे भी टैक्स ही नहीं पे कर रहे हैं। तो ये सब टैक्स की बात है ना, इंडिविजुअली डिपेंड करेगी। बट मैं तो उसको काउंटर करूंगा ये बोल के कि इसमें सिर्फ कंडीशन एक ही है, आपको 2 साल तक रखना है, आपको टैक्स तो सेम ही मिल जाएगा। वो तो कोई भी आप फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आप एनीवेज आपका हॉराइजन 2 से 5 साल का होना चाहिए, तो मेरे ख्याल से तो दिस इज अ नो ब्रेनर। तो आपका जो लॉजिक या जो आपके व्यूज हैं, आई टोटली एग्री विद दैट, कि अगर कोई इन्वेस्टर ये सोच रहा है कि मेरे पोर्टफोलियो में डिफरेंट क्लासेस हो, उनका कोरिलेशन अनकोरिलेटेड हो या लो, मैं बेनिफिट लूं, बिल्कुल, तो फिर जहां पर स्कोप तो हो इन्वेस्ट करने का, क्योंकि ये लॉजिक बिल्कुल आपने बहुत सही बोला कि
अगर कोई इन्वेस्टर ऐसा है कि पहली बार कर रहा है, वो बोलता है मुझे ज्यादा एलोकेशन इक्विटी में रखना है, तो चाहिए ही पोर्टफोलियो का 5-10% गोल्ड, है ना, तो 10-15% गोल्ड तो उसका काम हो जाएगा। बट अगर ये पर्पज है कि आपने को एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना है तो उस वाले फंड में, ऐसा नहीं कि फंड खराब है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे अच्छे फंड, सारे फंड अच्छे हैं, डाइवर्सिफाइड फंड। एंड जो फंड जो साइकिल्स होते हैं ना, उसका बेनिफिट अगर कोई फंड को लेने का वो मौका है, तो जहां पे विंडोज ज्यादा है तीनों एसेट क्लासेस में, वही फंड बेनिफिट भी ले पाएगा ना साइकिल्स का, वो भी है। सर एक बार बताइए अभी, क्योंकि आपने इतना सब कुछ बताया और बड़ा अच्छा डिस्कशन था, क्योंकि ये तो सब बोलते हैं कि त्योहार का सीजन आता है तो सोने के भाव बढ़ जाते हैं, शादियों का सीजन आता है तो सोने के भाव बढ़ जाते हैं, बट जो आपने डेटा के साथ बात की कि इतने अगर हिस्टोरिकली देखें तो ऐसा कई बार हुआ है जब गोल्ड ने असेट मतलब अदर एसेट क्लासेस को आउटपरफॉर्म किया है। यस। अब एक सवाल ये है कि आपका भी मल्टी एसेट एलोकेशन फंड लॉन्च होने वाला है। बिल्कुल साहब। आपका फंड कैसा रहेगा? आप किस कैटेगरी में लॉन्च कर रहे हैं जहां पर 65% मिनिमम इक्विटी होगी, वो बताइए मुझे। तो जिस हिसाब से बात करो आपको तो समझ लग तो रहा है मुझे, तो हम बट वो ये नहीं कि आप लॉन्च करें इसलिए नहीं, वो बात तो मैं जो आपने बोला ना, नहीं तो हम लोग इसी लॉजिक से ये फंड लॉन्च कर रहे हैं कि यही सोच के, हमारे भी यही सोच है कि अगर कोई इसमें कर रहा है तो अनक्वालिटी एसेट्स का बेनिफिट लेके कर रहा है, वो फंड मैनेजर को अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा है तो फंड मैनेजर को भी लीवे होना चाहिए अलग अलग एसेट क्लास में। तो ऑब्वियसली हम लोग उस कैटेगरी में जा रहे हैं जहां पे गोल्ड 10-50% आप वहां पे भी मैन्यूअर करें, यानी इक्विटी 10-80%, डेट 10-80%, गोल्ड 10-50%, तो जहां पे विंडोज आपके तीनों एसेट क्लासेस के ज्यादा है। एंड ऑब्वियसली इसमें रीट वो सब भी रहेगा, सिल्वर का भी आप सिल्वर भी रहेगा आपके पोर्टफोलियो, सिल्वर भी रहेगा, बट ऑब्वियसली वोलेटिलिटी के हिसाब से उसका प्रोपोर्शन हम लोग काफी कम रखेंगे। और रीट्स इनविट्स 10% तक है, बट अभी रीट क्लासिफाई कर दिया इक्विटी में, तो वो इक्विटी के एसेट क्लास नहीं है, एसेट क्लास में आएगा, बट वैसे रीट्स आप हम लोग भी, रीट्स हम लोग भी करेंगे, तो जो आपका छोटा मोटा करेंगे, ज्यादा उसमें एक्सपोजर नहीं करेंगे रीट्स में, लेकिन इक्विटी तो है ही, साथ में आप गोल्ड में भी अच्छा लोकेशन रखेंगे। सिल्वर का आप कह रहे हैं कि जब मौका दिखाई देगा तब वहां पर लोकेशन रहेगा, और रीट्स का थोड़ा लोकेशन। तो इसमें अगर हम डाइवर्सिफिकेशन के एंगल से देखते हैं तो हम लोग एक्चुअली प्राइमरीली हम लोग इक्विटी, डेट एंड गोल्ड का डाइवर्सिफिकेशन की बात कर रहे हैं। जब मैं बोल रहा हूँ कि सिल्वर एंड रीट हम लोग यूज करेंगे तो उसका प्रोपोर्शन इतना नहीं, क्योंकि सिल्वर इज रिलेटेड टू गोल्ड, ठीक है, कोरिलेशन के हिसाब से तो गोल्ड एंड सिल्वर में ज्यादा फर्क नहीं है, तो टैक्टिकल हो गया, ठीक है। एंड रीट्स आल्सो इज मोर और लेस रिलेटेड टू इक्विटी मार्केट्स आल्सो, कि जब मार्केट अच्छा करता है तो रियल एस्टेट भी जनरली अच्छा करता है, तो उसमें भी कोरिलेशन, तो अनकोरिलेटेड में ये तीन मेजर एसेट्स है, तो इसके लिए मैं ज्यादा प्रोपोर्शन की बात कर रहा हूँ, तो गोल्ड, डेट एंड इक्विटी की बात कर रहा हूँ। अच्छा, अगर हम द वेल्थ कंपनी म्यूचुअल फंड की बात करें, बिल्कुल, तो ये जो फंड हाउस है इसका जो पेरेंट कंपनी है, हाँ जी, आप इक्विटी वाले लोग हो, हाँ जी, इक्विटी में तो आपकी एक्सपर्टी है। यस। तो ये जो मल्टी एसेट एलोकेशन है जहां पर दूसरे एसेट क्लासेस भी इंक्लूडेड हैं, तो ये फंड कैसे इन्वेस्टर्स मान के चलें कि द वेल्थ कंपनी म्यूचुअल फंड इस फंड को कुछ यूनिक बनाएगी और कोशिश करेगी कि दूसरे जो फंड्स ऑलरेडी हैं मार्केट में उनसे ये बेटर कुछ कर पाए, तो कुछ आपकी स्ट्रेटजीज या कुछ और आपकी फिलॉसफी वो थोड़ा बताइए मुझे। बिल्कुल, तो इसमें जैसे मैंने सबसे पहले बताया था कि ये सारे एसेट साइकिल्स में चलते हैं, ठीक है, तो इससे आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट समझना है तो आपको साइकिल्स की अंडरस्टैंडिंग अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो वो एक हमारा, मैं खुद ही एक स्टूडेंट हूँ साइकिल का, और मैं थोड़ा सा साइकिल ठीक ठाक से समझता हूँ, ठीक है, तो हमारे हाँ जी, और हमारी टीम में भी ऐसे लोग हैं जो साइकिल्स को अच्छे से समझते हैं, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये हो गया, ठीक है। अभी आते हैं अपन इक्विटी पे। तो इक्विटी फंड मैनेजर हमारी अपर्णा शंकर रहने वाले, 30 इयर्स का उसका फंड मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस रहा है, तो एकदम एबल है जो इक्विटीज उसने अच्छे खासे हैंडल करे हैं। फिक्स्ड इनकम में उमेश शर्मा है, 25 इयर्स प्लस का एक्सपीरियंस है। एंड गोल्ड एज एन एसेट क्लास मैंने काफी स्टडी करा हुआ है, एंड प्लस हमारे यहाँ पे कुछ लोग हैं जो गोल्ड को काफी क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं, ठीक है, तो ये तीन चीजें हैं, ठीक है। एंड ऑब्वियसली इक्विटी हम लोग अच्छे से समझते भी है, तो इक्विटी का भी जो हमारा जो फ्रेमवर्क है विच इज चेंज एंड एज, ठीक है, जो प्रोप्राइटरी फ्रेमवर्क है, क्योंकि हम लोग प्राइवेट इक्विटी स्पेस से आए हैं। प्राइवेट इक्विटी में हमने जैसे लास्ट वीडियो में भी बताया कि उसमें बाय नेचर आपको जो ड्यू डिलिजेंसेस करना पड़ता है वो सिग्निफिकेंट करना पड़ता है, तो हम लोग वही प्राइवेट इक्विटी का ड्यू डिलिजेंस हम लोग इक्विटी स्पेस में ला रहे हैं। तो इक्विटी पोर्शन का भी हमारा जो स्टॉक सिलेक्शन होगा
वो होपफुली बेटर होगा। तो वो इक्विटी हो गया, ये फिक्स्ड इनकम हो गया और ये गोल्ड का हो गया। तो हमने जो फ्रेमवर्क बनाया है, ठीक है, तो फ्रेमवर्क हमने ये बनाया है कि जैसे गोल्ड हो गया तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका एसेट एलोकेशन क्या होना चाहिए, क्या परसेंटेज किस में होना चाहिए, वो मेन हो गया, ठीक है। तो वो एक बार डिसाइड हो गया कि इक्विटी का अलग बंदा संभालेगा, डेट का अलग बंदा संभालेगा, गोल्ड विल बी द बैलेंसिंग या फिर गोल्ड कैन बी स्टार्ट। हम लोग गोल्ड से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। गोल्ड का एलोकेशन क्या होना चाहिए, तो उसमें हम लोग 3-4 चीजें ऐसे प्रोप्राइटरी चीजें इसमें हम इंक्लूड कर रहे हैं एज अ फंड हाउस। एक हो गया आपका डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। तो वो जैसे मैंने थोड़ा सा आपको आइडिया दे दिया कि डिमांड एंड सप्लाई में क्या चल रहा है करके, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बट हम लोग सिर्फ उस पर नहीं रुक रहे हैं, ठीक है। उसमें हमने और 3-4 इंडाइसेस हमने ट्रैक करना चालू किया है, जो भी हमने हिस्टोरिकल स्टडी भी करा है। जैसे मैं बोल रहा था कि यूएस फिस्कल अनसर्टेनिटी इंडेक्स हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद में हो गया जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी इंडेक्स, ठीक है। फिर गोल्ड टू इक्विटी रेशियो, ठीक है, गोल्ड टू सिल्वर रेशियो, ठीक है, इसका भी हम लोग स्टैटिस्टिकली एंड DXY। तो ये 4-5 पैरामीटर्स को लेके हमने एक एल्गोरिथम बनाया है जो हमको बताएगा कि क्या परसेंटेज गोल्ड इसमें रखना चाहिए, ठीक है। तो मिनिमम तो हमने सोचा है, क्योंकि हमारा मेन है कि आपको डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट मिलना चाहिए, अनकोरिलेटेड एसेट का बेनिफिट मिले। तो मिनिमम कोई भी एसेट में हम लोग बोल रहे हैं 15 से 20% हम लोग रखेंगे, क्योंकि वो इन्वेस्टर को वो सबसे ज्यादा बेस्ट है। वो 20 से 15, 20 से 50-55 तक कब लेके जाना, ये हमारा प्रोप्राइटरी मॉडल डिसाइड करेगा। एंड प्लस इक्विटी के हमने काफी सारे पैरामीटर्स बनाए, जैसे प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो हो गया, फिर अर्निंग यील्ड हो गया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो अगर इक्विटी हमको बुलिश लग रहा है इन सब पैरामीटर्स पे, प्लस जो इकोनॉमी के हिसाब से, तो हम लोग इक्विटी में ज्यादा एलोकेशन करेंगे एंड डेट का भी सिमिलर वो रहेगा। तो ये 3 को हम लोग कंबाइन करके हमारा एसेट एलोकेशन स्ट्रेटजी, एंड ईच इंडिविजुअल एसेट्स को हैंडल करने वाले एक्सपर्ट्स हमारी टीम में ऑलरेडी हैं, जिनका 20 से 25 साल का एक्सपीरियंस है। तो ये हमारा मेन डिफरेंशिएटिंग पॉइंट रहेगा। एंड हम लोग एज अ फंड इसको ट्रू टू लेबल फंड चलाएंगे, जो बोले कि हम लोग मैक्सिमम विंडो इसमें यूज करने की कोशिश करेंगे, विच व्हाट द फंड इज ऑल अबाउट, राइट, मल्टी एसेट। सो दोज आर द डिफरेंशिएटिंग। सर थैंक यू वेरी मच, आपने समय निकाला हमारे लिए आज और बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें बताई। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से इक्विटी में इस फंड हाउस की बात करें, उसकी एक्सपर्टीज की बात करें, उससे और जिस तरह से आपने बताया कि गोल्ड को लेकर क्या आपने फ्रेमवर्क तैयार किया है, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड किस तरह से मैनेज होगा, वो आपने एक्सप्लेन किया। मुझे उम्मीद है कि इससे इन्वेस्टर्स को वेल्थ क्रिएट करने में मदद मिलेगी। तो एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, इट्स माय प्लेजर, थैंक यू। तो आज हमने बात की प्रसन्ना पाठक सर से, उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें बताई। मुझे उम्मीद है ये जानकारी को पसंद आई होगी। आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगले एपिसोड में फिर किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।